अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम। एक निगाह डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। 7,300 टन गुंजाइश के हामिल शिप लिफ्ट और ट्रांसफर सिस्टम बहरी जहाजों के लिए डॉकिंग और मरम्मत की सहूलत फराहम करेगा। शिप एंड लिफ्ट में ट्रांसफर सिस्टम बैक वक्त 12 बहरी जहाजों को जगह फराहम कर सकता है। खुशी है, हम टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में गामजन है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्क का पैसा बचाया जा सकता है। पाकिस्तान का इस वक्त चैलेंज डॉलर की दर में मुल्क तरकीब है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को KPC की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से नाइजर की कौमी असम्बली के स्पीकर सैनी उमारों की क़यादत में पार्लिमानी वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान लुक अफ्रीका पॉलिसी के तहत नाइजर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और कारोबार के फरोग के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे की जरूरत है। सदर ममलकत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम तहरीक बन गई है। पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से काम करने वाला नुमाया मुल्क है। आलमी रहनुमाओं ने माहौलियाती तब्दीली के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काविशों की तारीफ की। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब की PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने से मुतालिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अफगान वक्त को सफीर की बेटी के वाक़ये की तहकीकाती रिपोर्ट फराहम कर दी गई है। NDS का एजेंडा मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माजी में जंगे ताकत के जोर पर लड़ी जाती थी, अब राय आमा की जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 70,000 जानों की कुर्बानियां दी, लेकिन आज तक इस पर कोई किताब नहीं लिखी गई। हमें अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने पेश करने के लिए डिजिटल मीडिया पर तवज्जो देना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए 4 फरीकी इजलास कल दोहा में हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, चीन और रूस के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में अफगानों के दरमियान सियासी मुफाहमत और मुस्तकिल फायरबंदी पर मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब तालिबान का सूबा समनगान की दारुल हुकूमत ऐबक पर भी कब्जा। तालिबान ने अब तक 6 सूबों नमरोज, जोजान, कंदोज, फखार, सरेफुल और समनगान पर कब्जा कर लिया। तालिबान के सूबा बल्ख के दारुल हुकूमत मजार शरीफ पर भी हमले जारी। तालिबान ने भारत को खबरदार कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 3,808 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 86 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 24,004 हो गई। गुज़िश्ता रोज 49,506 टेस्ट किए गए। कोयटा में CTD की बरवक्त कार्रवाई। तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के नवाही इलाके नुकाहान मरी कैंप में कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD। खलीफा दोयम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आपके दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हुदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। हज़रत उमर फारूक के 10 साल दौर खिलाफत में सूबों और ज़िलों की तक़सीम के अलावा मुख्तलिफ महकमों का क़याम अमल में लाया गया। PIA की सियालकोट से दुबई के लिए खुसूसी परवाजें। रैपिड PCR टेस्ट सियालकोट एयरपोर्ट पर मुहैया किया जाएगा। परवाजें 12 और 13 अगस्त को सियालकोट से दुबई के लिए रवाना होंगी। टेस्ट के पेश नज़र मुसाफिरों से कम अज कम 5 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचने की अपील। तर्जुमान PIA। डॉक्टर रूथ पाउ की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है। डॉक्टर रूथ पाउ की काविशों से पाकिस्तान निज़ाम के मर्ज पर काबू पाने वाले ममालिक में शामिल हुआ। हुकूमत पाकिस्तान, जर्मनी और मुतादिद आलमी इदारों ने उन्हें एजाज़ से नवाजा। डॉक्टर रूथ पाउ 10 अगस्त 2017 को कराची में इंतकाल कर गई थी।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड जमैका में मौजूद तमाम अरकान की कोविड-19 टेस्टिंग नताइज मनफी आने पर क्रिकेटर्स ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अगस्त से होगा। सीरीज की टीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। आजाद कश्मीर की आजाद फजाओं में कश्मीर प्रीमियर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुजफ्फराबाद में लीग का 8वां मैच कोटली लायंस का मुजफ्फराबाद टाइगर्स को जीत के लिए 196 रन का हदफ। मैच की टीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दूसरे मैच में बाग स्टालियंस और ओवरसीज वॉरियर्स की टीमें शाम 7:30 बजे से मध्य मुकाबले होंगी। आम खबरें आपने जानी, फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। आज़म, इत्तेहाद, जस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम 3 की टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम वर्ल्ड बैंक, IMF और क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। खासतौर पे वर्ल्ड बैंक के मुद्दों ने पाकिस्तान का विजिट किया, बात की, डिस्कशन हुई और ये बताया गया कि जो रिफॉर्म एजेंडा है, खासतौर पे पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म एजेंडा, उस पर पाकिस्तान को गामजन रहना होगा एंड सर्टन कंडीशनल जो कि अटैच कर दी गई विद द रिवाइवल ऑफ IMF प्रोग्राम। पाकिस्तान में खासतौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंसिस्टेंटली कोशिश कर रही है कि IMF प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव किया जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बर्डन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो अराउंड 4.95 रुपीज पर यूनिट के इजाफे की डिमांड की जा रही है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा है एंड दैट द गवर्नमेंट इज रिजेक्टिंग राइट नाउ, बिकॉज अगर ये प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी में इजाफा किया गया तो डायरेक्ट बर्डन आवाम को पड़ेगा। लेट्स सी हाउ लॉन्ग कैन वी रेजिस्ट दैट। सो IMF, वर्ल्ड बैंक एंड व्हाट आर द लेंडिंग अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और उसकी क्या कंडीशनैलिटीज हैं और अभी क्या सूरत हाल है प्रोग्राम के पहले हिस्से में, हम इस पर डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू द रेमिटेंसेस डेटा और ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी में क्या ग्रोथ आई है उस पर बात करेंगे। I have a very esteemed panel of guests with me tonight in the show. Mr. मियां जाहिद हुसैन साहब, जो कि बिजनेसमैन है, पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम को हेड करते हैं, बहुत ज्यादा गहरी नजर रखते हैं खासतौर पर बिजनेस इनसाइट्स के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद अस मिस्टर मुफस्सिल मलिक साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCCI के, सिक्योरिटी इशूज पे गहरी नजर रखते हैं। इनकी इंसाइट्स लेंगे, इनसे जानेंगे कि ओवरऑल खासतौर पे इस तनाजुल में कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये पूरी जो बेल्ट है, यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी हो रही है, इसको किस तरह देखते हैं, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, इनसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर अयूब मेहर साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी सर्व करते हैं, जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं, बहुत कम पाकिस्तानी हैं जिनको इतनी गहरी नजर है मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स के ऊपर और इकोनॉमिक इंसाइट्स के ऊपर। इनसे जानेंगे इनकी इंसाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले अयूब साहब आपसे ही स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक का भी रिसेंटली मुज़ाकरात हुए, देन IMF का प्रोग्राम भी अभी एक तरह के स्टेलमेट का शिकार है, एंड देन हम दोबारा रीनिगोशिएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह कम से कम बर्डन डाला जाए आम आवाम के ऊपर व्हेन वी मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट ट्रांच।
हाउ डू यू सी दैट प्रोग्राम, थोड़ा समराइज कीजिएगा। देखिए बिल्कुल मैं एक कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट इस लिहाज से है कि लोग एक जनरल पब्लिक जो है परसेप्शन ये है कि IMF से रीनेगोशिएट नहीं हो सकता और उनकी हार्ड कंडीशन होती हैं, ये जनरल परसेप्शन है। मैं समझता हूँ जो ईजिएस्ट थिंग है वो यही है जो की जा सकती है। द रीजन इज कि जब IMF से एग्रीमेंट होता है, IMF को डेवलपमेंट का लोन नहीं देता, डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है, वो बेसिकली एक अदारा है जो बैंकरप्सी से बचाने के लिए, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। दैट्स ओनली। वो देखता है 8 वीक से कम अगर आपकी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट से कम आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहे हैं तो वहाँ IMF आपके लोन सैंक्शन कर देता है। तो उसकी जो कंडीशन होती है रिकवरी से रिलेटेड कि किस तरह से दी जाएंगी, उसमें गलत फहमी आमतौर पर ये होती है कि IMF लिख के शराइत दे देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। IMF बताता है कहाँ से आप ये पेमेंट करेंगे, किस तरह से वापस करेंगे, ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन वो खुद बताते हैं, और कहाँ से ये कलेक्ट करेंगे वो हमें बताना होता है। वो हमारे पॉलिसी मेकर्स बताते हैं, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हैं वो बताते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि पाकिस्तान में ईजीएस्ट वे ये होता है कि जब कलेक्शन करनी होती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन बहुत आसान होती है। आप एक्साइज बढ़ा दें, आप GST रेट बढ़ा दें, वो एक ईजीएस्ट वे होता है। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए विल पावर चाहिए होती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए होती है, वो मुश्किल टास्क लगती है। तो हम खुद कहते हैं कि हम GST बढ़ा देंगे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आम आदमी के लिए मुश्किलात होती हैं। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो जनरल परसेप्शन है अबाउट IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो भी काफी रुकावट पैदा करता है, खासतौर पर जर्नलिस्टिक सर्कल्स में, कि ये खुदा ना खास्ते ये ऐसे हैं कि इस्तेसाली बैंक है। अब वन साइड टू इट एक पूरा आर्गूमेंट बिल्ड होता है उसके ऊपर। हाउ डू यू सी द रीसेंट अरेंजमेंट जो खासतौर पर वर्ल्ड बैंक के और IMF के हैं, क्योंकि आपके अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 58 प्रोजेक्ट्स हैं, $13.8 बिलियन जो है वो करंट पोर्टफोलियो का पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप किस तनाजुल में देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो अरेंजमेंट हाल ही में हो रहे हैं, और जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को करें, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड? देखिए, बात ये है, जैसे भी डॉक्टर अयूब मेहर ने बताया, उन्होंने थोड़ा टेक्निकल टर्म में बताया, मैं आपको अवामी जुबान में बता दूं कि ये IMF जो है ये इनफैक्ट इकोनॉमी का हॉस्पिटल है। तो जब कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर फिर उसको ज़ाहिर है कि अपनी मेडिकेशन करता है डॉक्टर, तो बिल भी बनता है मेडिकेशन का, और मरीज को वो कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो सिमिलरली अगर हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त मैनेज नहीं करते तो उसके नतीजे में हमें IMF के हॉस्पिटल में फिर जाना पड़ता है। फिर IMF कड़वी गोलियां भी देता है कि भाई ये खाओगे तो ठीक हो गए। अब इशू यही है कि वो कड़वी गोलियां हम किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी पब्लिक की कैपेसिटी कितनी है। इसलिए कि जो मिसमैनेजमेंट है वो नॉर्मली पब्लिक तो नहीं करती, वो करते हैं हमारे जो ऊपर के लोग होते हैं, वो ये करते हैं, वो आमदनी का तवाज़ुन नहीं रखते, वो एक्सपेंसिव का तवाज़ुन सही नहीं रखते, वो टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं करते। बिजली के फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी वो तो ये कह रहे हैं ना कि जी आप 5 रुपये पर यूनिट आप बढ़ाइए, तो अभी हुकूमत जब बजट बना रही थी तो हुकूमत ने उनसे कहा कि जी अभी तो हम नहीं बढ़ा सकते, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो उनका ठीक है, ले लीजिए टाइम, लेकिन वो टाइम तो ले लिया, लेकिन आखिर कब तक। और उनका इसरार यह है कि जी आप ये 5 रुपये यूनिट आपको इसकी कीमत बढ़ानी होगी। अच्छा, 5 रुपये यूनिट कीमत क्यों बढ़ानी होगी? उसकी सिंपल बात यह है कि हमारे यहाँ तकरीबन 500 अरब रुपए का बिजली के शोबे में लॉस है सालाना, जिसमें को 200-250 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है हमारे यहाँ, और 200-250 अरब रुपए की बिजली जो है लाइन लॉसेज में ज़ाया हो जाती है। तो ये 500 अरब रुपए का लॉस जो है अगर हम ना करें, अगर हम चोरी ना होने दें, अगर हम लाइन लॉसेज ना होने दें, तो फिर हमारे पास 5 रुपये यूनिट बिजली बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी ना, फिर हमारे पास पैसे होंगे वो हम वापस कर सकते हैं। 2.5 से 3 ट्रिलियन का वैसे ही पाइल अप हुआ हुआ स्टॉक ऑफ डेट। हाँ, अच्छा, फिर वो सर्कुलर डेट जो है वो उसके ऊपर है, वो मस्तदाद है, वो तो उसके अलावा चीज है ना। ये तो वो चीज है जो हम, ये जो हमारा सर्कुलर डेट जो बढ़ता जा रहा है वो इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। उसमें कुछ हिस्सा हम पब्लिक के ऊपर लोड डाल देते हैं, जो लोग बिल पे करते हैं, कुछ हिस्सा, इसीलिए हमारी बिजली भी महंगी भी है। खित्ते में सबसे ज्यादा हमारी बिजली महंगी भी इसीलिए है। फिर हमने टेक्सटाइल सेक्टर को, या जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, उनको हमने बिजली सस्ती दी है, इसलिए कि ताकि एटलीस्ट वो कॉम्पिटिटिव हों। ये एक बड़ा वाइज डिसीजन है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी भी कॉस्ट है, इसके रिपरकशंस भी हैं, वो फिर दूसरे लोगों पे इसका बिल बढ़ता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ओवरऑल हमारी एनर्जी की कॉस्ट ही ज्यादा है, और उसमें वजह यही है कि वो पिलफरेज वगैरह है। और अच्छा, अब आपने जो पूछा IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF आपको एक तरह से तस्दीक करता है कि आपकी इकोनॉमी की हेल्थ ठीक है। तो जब वो आपकी इकोनॉमी की हेल्थ ठीक होगी तो दूसरे डोनर इदारे जो हैं, या दूसरे जो लैंडिंग इदारे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन बैंक भी है, और कई तरह के बैंक हैं,
तो वो तब आपको लैंडिंग करते हैं, ठीक है, जब वो ये देखते हैं कि आपकी जो सर्टिफाइड इदारा है वो IMF है जो आपको सर्टिफाई कर देता है। ठीक है। अब हमने $7.4 बिलियन तो IMF के देने हैं और कोई $118 बिलियन का हमारा टोटल डेट है जो हमने पे करना है। तो अब हमारा जो डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये तकरीबन 98% ऑफ द GDP है जो हमने पेमेंट्स कर दी। हाँ, अब ये हमारी इकोनॉमी की ब्लीक पिक्चर है। अब इसमें जब तक हम अपने मामला को दुरुस्त नहीं करेंगे, जो बड़ी चौड़ा चकारी, और इसके अलावा यानी बिजली का 500 अरब रुपए, गैस में तकरीबन 100 अरब रुपए, और इसके अलावा और जो जितनी चीजें हम जाया करते हैं, ये तकरीबन 600-700 अरब रुपए जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम जाया करते हैं। तो कंपाइल होके ये एक बड़ा ये बनता है साल में $20 अरब, ठीक है, जो हम इनकम अर्न करने के बाद जाया कर देते हैं। तो ये जब तक हम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी दुरुस्त पॉइंट है। मुफत साहब आपको शामिल करना चाहते हैं। जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि जो IMF या वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है कि IMF का अगर प्रोग्राम रिवाइव होता है तो हम फंडिंग करेंगे, उसमें IMF की सिर्फ एक शर्त नहीं थी कि ये यूनिट प्राइस आपने बढ़ानी है, और दूसरी जो मेजर शर्त थी वो ये इसकी प्राइस थी पर यूनिट, और सेकंड दूसरी जो हमारा 2.3 ट्रिलियन जो हमारा सर्कुलर है उसको रिड्यूस करना था, वो कम नहीं हुआ, वो बल्कि बढ़ा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेडिकमेंट है। रिसेंटली जो मेजर लिया है जिसमें कुछ ट्रेजरी बिल्स के थ्रू पे ऑफ किया है, सर्कुलर डेट को कुछ रिड्यूस करने के इकदाम तो हुआ नहीं है, पावर सेक्टर हुआ नहीं है, वो अभी भी 2.3 ट्रिलियन स्टॉक इतना बड़ा है कि वो है। अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा अयूब साहब, व्हाट इज योर फीडबैक, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि चले IMF और वर्ल्ड बैंक तो हो गए आपके डॉक्टर, जिसमें खास तौर पे IMF वो डॉक्टर हो गया जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देता है टू वर्ल्ड बैंक टू प्रोसीड फॉरवर्ड विद दैट। कोई ऑल्टरनेटिव राइट नाउ डू वी हैव? देखिए, अल्टरनेटिव आपके प्रोग्रामों में मैं बहुत दफा डिस्कस करता रहा हूँ। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्यों है? IMF की प्रॉब्लम, वर्ल्ड बैंक इज डिफरेंट इशू। IMF की जो प्रॉब्लम होती है जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है एक लिमिट, सर्टेन लिमिट से नीचे आ जाते हैं, और उसके लिए दो ही आपके पास सोर्सेज होते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ले आए और FDI को प्रमोट करें। ये सस्टेनेबल सोर्सेज है। अभी हम रेमिटेंसेज की बात करते हैं, रेमिटेंसेज का फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है, लेकिन ये दो सस्टेनेबल सोर्सेज हैं कि अगर हम ये किसी तरह से इंप्रूव कर लेते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जिस दिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इशू खत्म हुआ उस दिन आप यकीन से कह सकते हैं कि अब आपको IMF के पास कम से कम नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ आपको वो ठीक है, वो डेवलपमेंट के लिए वहाँ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल का इशू खत्म हो जाएगा। तो आपको इशू अगर सोल्यूशन चाहिए तो इन दो चीजों पर फोकस करना। So the next logical question is, are we going in that direction? Asian Development Bank will also not finance you for your fiscal deficit. जैसा करेगा। तो हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि हम अपने मैनेजमेंट को बेहतर करके अपनी अगर फिगर्स को ठीक नहीं करेंगे तो हम इसी में घूमते रहेंगे कि IMF हमारे पास रिवाइवल प्रोग्राम हमें अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो वी हैव टू मैनेज आवरसेल्व्स बेटर। ठीक है। सो द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज भाई साहब, ये जो बड़े बड़े पावर सेक्टर का डेट है और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जो रीसेंट फिगर्स ट्रेड के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर रिवाइव हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेहतरी आई है, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत लो बेस थी लेकिन लो बेस पे बेस इफेक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, अराउंड $2 बिलियन की आपकी IT की एक्सपोर्ट्स आ रही हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू एज अ बिजनेसमैन कि हम ये जो बड़े इकदाम हैं, खासतौर पे डेट, सम पीपल कॉल इट डेट ट्रैप, बट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट को यहाँ रोकने में कामयाब होंगे या फिर उसको प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये दो मेरा ख्याल है अलग अलग सेपरेट इशूज हैं। एक इशू वो है कि जो हम अर्निंग करने के बाद, ये जो मैंने $20 अरब का नुकसान बताया आपको, जिसमें ये अपना ये भी है, अपना पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, ये बिजली के नुकसानात भी हैं, लाइन लॉसेज है, चोरी है, पानी का ज़िया है, गैस का ज़िया, ये सारी रकमें जो हैं ये है, इसमें हमारी मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट के इशू हैं। ठीक है, और ये हम इनकम करने के बाद, अर्न करने के बाद ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इशू है वो जो आपने अभी उठाया, वो है इनकम जनरेट करने का। ठीक है, तो इनकम जनरेट करने का तो अभी हमारी जो एक्सपोर्ट है पिछले 5 साल से स्टैग्नेंट थी, इस साल थोड़ी बड़ी है, और हमें इस साल ये अभी जो रनिंग ईयर है
करंट ईयर है, इसमें हमें तवक्को है कि $30 अरब की हमारी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह होनी चाहिए, इसलिए कि वो अगर इन्होंने बिजली और गैस की कीमतें अगर कॉम्पिटिटिव रखी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए तो $30 अरब पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ये मैं इनकम की बातें कर रहा हूँ। हमें जो फॉरेन रेमिटेंस है वो इंशाल्लाह हमें $32-33 अरब इस साल मिल जाएंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में तकरीबन $1.5-2 अरब आ गया है, $1 अरब हमें मजीद आ गए। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें सपोर्ट मजीद रिसोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं या आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो इस साल में $72 से $75 अरब होने जा रही हैं, ठीक है। इसलिए कि हमने ग्रोथ भी नहीं रोकनी। अगर हम उसको स्प्रेस करते हैं या स्क्वीज करते हैं तो हमारी ग्रोथ रुकती है। तो तकरीबन $75 अरब की हमारी अगर इम्पोर्ट्स होती हैं और $30 अरब की एक्सपोर्ट्स होती हैं तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा वो $40 अरब होगा, जिसमें से $30-32 अरब हमें आ जाएंगे फॉरेन रेमिटेंस से, $1-2-3 अरब इधर से भी आ जाएंगे। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला बड़ी फिगर में इसमें तो हम मैनेज कर जाएंगे। इस दफा हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है बावजूद इसके कोई 24% इन्होंने पिछले साल से हाई रखा है और हमारा जो ट्रेडिशन है वो 16-17% है, तो 6-7% हमने रेवेन्यू टारगेट को 700-800 अरब रुपए ज्यादा रखा है। तो नहीं, वो भी हमें मिल जाना है, इसलिए कि जो गवर्नमेंट इस दफा FBR में अरेंजमेंट्स कर रही है तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी से वो भी हमें मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल जो ला रहे हैं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ला रहे हैं, तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हमारी इकॉनमी जिस पेस पे जा रही है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स और ये सारी चीजें हो रही हैं वो बेहतरी की तरफ माइल है। हमारा GDP भी बढ़ने जा रहा है। अभी आपने जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वो भी बेहतर है, लेकिन ये मैं कहता हूँ $100 अरब की भी आप एक्सपोर्ट कर लें, इवन देन वो जो आप $20 अरब के सालाना नुकसानात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है। तो वो जब तक आप अपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे, एनफोर्समेंट ठीक नहीं करेंगे, आप इस चक्कर में हमेशा उलझते ही रहेंगे। प्रोफेसर साहब, अब क्या रिकमेंडेशन है दैट यू वुड लाइक टू गिव टू गवर्नमेंट कि ये जो लीकेजेस हैं इन पे काबू पाया जाए? बहुत से इकदाम ऑलरेडी गवर्नमेंट लेना शुरू हो गई, खासतौर पर डिजिटाइजेशन में। विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। What do you think should be the way forward? I think जैसे मियां साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो हमारे गवर्नमेंट रन इदारे हैं, जब तक हम उनके लॉसेस, मेन जो बड़े इदारे हैं उनके लॉसेस कम नहीं करते तो ये डेफिसिट को फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही, इसलिए को जैसे ग्रोथ होगी ना तो लॉसेज और बढ़ेंगे। आप बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी, गैस की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो लॉसेज और बढ़ेगा। दो मसले, एक तो जो फिगर आपने बताए हैं मियां साहब ने, उसमें मैं वो फिगर वो नहीं, वो MTDF जो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो दिया है प्लानिंग कमीशन के साथ, वो 3 साल बाद की फिगर है, नेक्स्ट ईयर की नहीं है वो। तो अभी नेक्स्ट ईयर में 72 नहीं होगी, वो की बात इम्पोर्ट की 72 की, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। वो दोनों फिगर हैं 3 साल बाद की। इम्पोर्ट आज इसी साल 72 नहीं होगी, MTDF का मैं रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें जो है उसका मतलब 20% ग्रोथ बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि ये जो लॉसेस की है उस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता कि वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने होंगे लॉसेस को रोकने के लिए। लेकिन ये जो है टैक्सेस की ग्रोथ जो है, यहाँ से तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 17% ग्रोथ हो टैक्सेस की या 24% हो, मसला ये है कि जब आपकी GDP की ग्रोथ 4.5% हो और टैक्सेस की ग्रोथ 24% हो, तो इसका मतलब यह है कि टैक्स टू GDP रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर GDP ग्रोथ रेट कम हो और टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो रहे हो तो जद कहां पड़ रही होगी? सेविंग्स पर। इसका मतलब है डिस सेविंग्स हो रही होंगी। टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, इनकम कम हो रही है ना, तो कहीं से तो यूटिलाइज हो रहे होंगे ना सोर्सेज। हम कहना चाह रहे हैं कि फेयर टैक्सेशन, मैं कहना बेसिकली ग्रोथ रेट पे हमें फोकस करें, ग्रोथ इस तरह बढ़ाएं सिस्टम में टैक्स खुद ब खुद ज्यादा पड़ेगा। एक तो तरीका होता है कि आप टैक्सेस के लिए केक साइज बड़ा करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी का साइज आप बड़ा करते हैं, तो उससे आपको टैक्स ज्यादा आते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि जहां पिलफरेज हो रही है, जिस शोबों में जहां पे चोरी हो रही है, उनके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो आपकी इनकम होती है। तो ये आपको मिक्स एंड मैच करना है। एक तो गवर्नमेंट जो इस दफा ग्रोथ के ऊपर जा रही है तो उनका मकसद भी यही है कि हम एक तो इकोनॉमी का साइज बड़ा करें, सही है, जो शौकत तरीन साहब ने कहा, बिल्कुल सही अप्रोच है। इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर के आदमी वो 4.5% कह दिया ना उन्होंने, 4.5% बढ़ जाएगा। तो 4.5% का मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी 1% या 1.8 पे थी तो 1 और 4.5 पे अगर वो कह रहे हैं कि जाएगी, जो कि मुझे फिर उस पर भी डाउट है, लेकिन बहरहाल अगर हम उसको सही मान लें तो इसका
इसका मतलब है आपकी इकॉनमी जो है वो खासी बड़ा साइज करने की तरफ वो जा रहे हैं। वो अगर इकॉनमी का साइज अगर हमारी तकरीबन 370 अरब डॉलर की इकॉनमी थी, तो अगर उस पर अगर हमारी इकॉनमी और एक्सपेंड होती है तो एक तो केक साइज बड़ा होगा, उससे हमें रेवेन्यू आएगा। दूसरी चीज वही है कि फिर वो जो नाज़रीन, मौलाना कबीर आजाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त चलेंगे। जो कि इस वक्त इस स्टेज पर मेरे साथ तशरीफ फरमा है, और मैं ये समझता हूं क्या बलूचिस्तान के लोग यूं हैं, मुहब्बे वतन हैं, और आज हम सबको मिलकर पाकिस्तान में यूनिटी, इत्तेहाद और वहदत को पैदा करना है। मैं ये समझता हूं कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम जो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए हैं और जो साजिशें हमारे मुल्क के लिए हैं, उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने मिलकर नाकाम बनाना है। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये महीना एक तरफ अगस्त का है, जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत उज़्मा अता की और लाखों इंसानों की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। आज हमारी इज्जतें इस पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अगस्त के इस महीने में दुनिया को ये बताना है कि हम पाकिस्तान के परचम के नीचे एक हैं। और फिर आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया है और इस्लामी महीनों के एतबार से ये पहला इस्लामी महीना है। और आज यकम मुहर्रमुल हराम है और आज हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। कल भी मैंने इस बात को किया था जब रोयते हिलाल कमेटी का ऐलान किया था कि अशूरे मुहर्रम और 10 मुहर्रमुल हराम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहले बैत, उनके असहाब जिन्होंने एक अजीम कुर्बानी इस्लाम की अजमत और बका के लिए दी, उनका यौम शहादत है। और ये शहादतें हमें सबक दे रही हैं बर्दाश्त का, इस्तेकामत का, सब्र का। तो इसलिए हमें पूरे मुल्क में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक अजीम मुजाहरा करना है। और ये पैगाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक अजीम नैरेटिव और अजीम बयानिया है, जिसको हमने हर घर की आवाज बनाना है, और ये वो बयानिया है जिसको आज पूरी दुनिया सराह रही है, और ये वो बयानिया है जिस बयानिया ने
दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल से पाकिस्तान के नाम को रोशन किया है। इसमें हजारों उलमा ने दस्तखत की हैं और ये बयानियां एक ज़ाब्ता खास भी है जिसमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और इसी तरह उत्कर्ष हमलों को हराम करार दिया गया। आए मैं बलूचिस्तान कोयटा से इस वक्त पूरी कौम के सामने मौजूद हूं और बात कर रहा हूं। आए मिलकर हम वातसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर बन जाएं और इस मुल्क के लिए यूनिटी को पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत फटो। मैं ये समझता हूं आज का ये खूबसूरत जो कि गुलदस्ता समझें और ये खूबसूरत चेहरे जिनका ताल्लुक तमाम मसालिक से है, वो पूरे पाकिस्तान को पैगाम अमन दे रहे हैं, पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं। आए मिलकर आगे बढ़ें। तो मैं ये समझता हूं कि हम पाकिस्तान में कल भी मैंने देखा कि परसों यहां पर धमाके दो हुए एक बाद दीगरे और उसमें हमारी पुलिस के जवान शहीद हुए और कुछ जख्मी हैं। ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान की फोर्सेस हैं। पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है और हम उनके ऊपर बेजा ऐसे धमाके कर उन्हें शहीद करते हैं। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए मैं ये समझता हूं कि कम है और हम उन शहीदों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और हिंदुस्तान और मोदी को ये बता देना चाहते हैं कि मोदी तुम्हारा एजेंडा इस पाकिस्तान में हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसी अफ़वाज दी है, हमें ऐसे सिक्योरिटी इदारे दिए हैं, हमें ऐसे इदारे दिए हैं कि आज वो जानते हैं कि इसका हमने तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क का कैसे करना है और 22 करोड़ आवाम की दुआएं आज अपनी अफ़वाज के साथ, अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ, अपनी हुकूमत पाकिस्तान के साथ आए मिलकर इस पाकिस्तान को लेकर हम आगे बढ़ें। आज हाशिम मूसवी बैठे हैं, आज मौलाना अनवारुल हक कक्कानी बैठे हैं, डॉक्टर ताउर रहमान बैठे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब दीदी मजबी अमूर बैठे हैं, इसी तरह हबीबुल्लाह चिश्ती साहब बैठे हैं, कारी मेहरुल्लाह बैठे हैं, आगा नकीबुल्लाह बैठे हैं, सरदार इकबाल खिलजी बैठे हैं और इसी तरह कारी सईद अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, मुफ्ती फैसल साहब बैठे हैं, अली करार नकवी साहब बैठे हैं। ये सारी दुनिया को कोयटा और बलूचिस्तान से ये पैगाम दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के परचम के साए तले एक हैं इंशाअल्लाह। ये बलूचिस्तान और ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब, ये सूबा सिंध, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये आजाद कश्मीर, ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए मेहराब व मिंबर से जो अजीम किरदार उलमा का है उसको मैं ये समझता हूं कि अदा करेंगे।
आए मिलकर हम आगे बढ़ें। हजूर अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन मोमिन का भाई है, अल मुमिन अखुल मुमिन। और हजूर अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज ये आज छठी कौमी यकजहती अमन कॉन्फ्रेंस है कोयटा के अंदर। हमने पूरे मुल्क के अंदर इस कौमी यकजहती को पैदा करने के लिए इन कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया और मजलिस उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर तमाम ये कॉन्फ्रेंसें इनेकाद पजीर हुई। तो मैं आज अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का जो यहाँ से कवरेज ले रहे हैं और अवामुन्नास तक पहुँचा रहे हैं उनका मशकूर ममनून हूँ। और मैं प्रिंट मीडिया का भी मशकूर हूँ और जो हमारे अखबारात के यहाँ लोग तशरीफ फरमा हैं उनका भी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ये जरिया है आवाम में बात को पहुँचाने का। और मैं ये चाहता था, हमारे ये दोस्तों ने आज का ये प्रोग्राम इनेकाद किया कि मैं प्रेस के सामने बात करूं। तो आज आप देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक अजीम जो है हर जगह से मुजाहरा जो है जैसे आज इस स्टेज से हो रहा है, हर सतह और हर गली मोहल्ले और शहर से होना चाहिए। आए मिलकर आगे बढ़ें, ताअवुन अलल बिर्रि वत्तक़वा का मिस्ताक बने, नेकी के कामों में ताअवुन करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरे लोगों को, दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाए। तो हमारा काम, क्योंकि एम्बेसडर ऑफ पीस पूरी दुनिया में पाकिस्तान में हमें कहा जाता है, हमारा काम लोगों के दरमियान वहदत है, इत्तेहाद है। आए, अगर इमरान खान साहब ने ये बात की है कि पाकिस्तान को मदीने की रियासत का अजीम मॉडल हम बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ वो अकेला लीडर पाकिस्तान का नहीं बना सकता, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम मिलकर इस पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की रियासत का अजीम जो मॉडल है वो बनाएं। नाज़िम चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कोयटा में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं, दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कौमी यकजहती की ज़रूरत है। उन्होंने मुहर्रमुल हराम के हवाले से कहा कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, ये महीना हमें सब्र और बर्दाश्त की तलकीन करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। 8 बिलियन रुपीस की तो ऑटो फाइनेंसिंग होगी। एग्जैक्टली। तो उस वजह से हम लोगों ने जो बाहर से पैसे आए, क्योंकि वो पैसे आए उसको तो चैनलाइज किया कि वो पैसे डिजिटाइज हो जाए, लेकिन आगे उसको चैनलाइज नहीं किया गया कि वो पैसे आए तो जाए कहाँ। सही। तो लोगों ने उससे स्पेंडिंग की, उसमें अपनी डोमेस्टिक स्पेंडिंग की, उसमें अपनी लग्जरी की, उसमें एसी खरीदे, उसमें कारें खरीदी, उसमें फ्रिज खरीदे। अगर उसको भी हम इंडस्ट्री में लगाते, वो पैसा इंडस्ट्री में जाता। अब अलमिया यही है कि बाहर से हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो अगर यहाँ पैसे भेजते हैं और यहाँ आके कोई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। सही। कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं है कि जिसमें वो बेखौफ वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर 100 आदमी आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 98 जो है वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और कोई एक दो ही बड़ी मुश्किल से उसमें सक्सेस होती है हमको। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उसमें ऐसे प्रोफेशनल इदारे और ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए कि बाहर से लोग जो हैं वो जो भी पैसे भेजें वो कहीं ना कहीं कारोबार में एसेट सेव है उनका, किसी न नहीं, वो पैसा एसेट तो सेव है उनका,
वो या तो लग रहा है जाके वो प्लॉट खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, तो वो चीज जो है ना वो कारोबार में नहीं लगेगी। अगर वो कारोबार में लगे और बिजनेस में लगे, इंडस्ट्री में लगे, तो उसके देखिए बात यह है कि अगर एक आदमी जो है वो $5,000 महीने का भेज रहा है तो उससे इंडस्ट्री तो नहीं लग सकती। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो पैसा खर्च तो हो सकता है, इंडस्ट्री नहीं लग सकती। उस पैसे को पूल किया जाए, पूल करके और उसमें कोई ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएं, गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करवाए कि ताकि वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो उसमें फिर वो जो तरीका है जो हमारी चौक फिर ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, लोगों में खुशहाली भी आएगी और लोग अपने पैरों पर। ये जो टेक्निकली आपने बात की ना, इसको आपसे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी, कितना आउटपुट जा रहा है नया इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये देखिए ये इशू आपका नहीं है, ये तकरीबन 2 से 3 डिकेड का इशू है। 2 से 3 डिकेड हो गए हैं जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी ये बनाई थी बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी थी कि कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी हमने डेवलप की, वो खुद की, जिसमें यह था कि बैंक के जो ज्यादातर पोर्टफोलियो में जो बड़ा साइज था बैंक ने प्रेफर किया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन के, उसमें ऑटो फाइनेंस भी है, उसमें पर्सनल लोन भी है, उसमें दूसरे प्लॉट हाउस बिल्डिंग वगैरह इस तरफ चले गए। इससे पहले 3 डिकेड से पहले ट्रेंड ये होता था कि इंडस्ट्री को ज्यादा लोन दिया जाता था। कंज्यूमर ओरिएंटेड हम इसलिए हो गए, ये हमारा एक थ्योरी थी कि कंज्यूमर साइड से डिमांड ड्राइव इकोनॉमी डेवलप होगी, कंजम्पटिव इकोनॉमी होगी, डिमांड चीजों की, गाड़ियों की डिमांड क्रिएट होगी, ड्यूरेबल्स की डिमांड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड क्रिएट होगी, तो वो फिर अल्टीमेटली इंडस्ट्री डेवलप, वो एक्चुअली ट्रांसलेट हो गया इम्पोर्ट डिमांड में, इम्पोर्ट पे चला गया। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था। मैं एक पॉइंट आपकी इजाजत से ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकंड बस, एक आप दूसरा जो हुआ इसमें दूसरा चीज ये हुई कि बैंक का एक अभी 3-4-5 सालों में एक और चेंज आई कि बैंक का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग में यूज हो रहा है। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, जैसे 2.4 बिलियन इस साल भी टारगेट रखा है, 2.4 ट्रिलियन। तो वो लोन जो इंडस्ट्री में जाना चाहिए था, या तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए यूज हो रहा है या कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए यूज हो रहा है, जिसको ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये 2-3 डिकेड्स की प्रॉब्लम है। ये यहाँ हमें प्राइमरी चेंज चाहिए, बेसिक चेंज चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी। मैं टेंड टू डिफर विद मियां साहब कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम परसेंटेज में देख रहे हैं 14%, वो एक्चुअल 14% एक्चुअल है नहीं, क्योंकि वो पिछले 2-3 सालों में डेफिसिट में चले गए थे, आप वापस अब आएंगे तो वो एक तो वो थी। सेकेंडली कि जी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत अच्छा पिछले सालों में परफॉर्म किया है, वो क्यों किया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम किया, लोगों ने गाड़ियां खरीदी। जिन सालों में आपने इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ा दिया था उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी तकरीबन बैठी, तो वो एक सेक्टर वो फिगर जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। सेकेंड बात डॉक्टर साहब ने की कि 2 तरीके हैं फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के। एक तो या हम मुल्क से बाहर किसी से पैसे लेके आए गवर्नमेंट, या विद इन द कंट्री जनरेट कर, वो बैंकों से आपने पैसे लिए तो डोमेस्टिक डेट बढ़ गया आपका। अगर फॉरेन डेट आप पब्लिक में दिखा रहे हैं कि जी वो स्टैग्नेंट है या बहुत नॉमिनल बढ़ा है, तो डोमेस्टिक डेट देखेंगे तो वो ब्रिज करेगा उस गैप से। तो टोटल डेट आप कह रहे हैं, टोटल स्टॉक ऑफ डेट फॉरेन वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ऐसी बात आपका 7.84% की ऑटो अगर 2018 से कंपेयर करेंगे तो 18% डिक्लाइन है। जी नहीं, हम तो ये बात करते हैं कि जी इस वक्त आप सड़क पे जाएं तो गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की आपको बाहर नजर आएगी नए नए मॉडलों, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आखिर बैंक तो लैंड कर रहा है मगर अपफ्रंट भी तो आपको देना है ना, ठीक है, वो तो ठीक है, मार्कअप रेट आपका कम हो गया मगर 30% आपने अपफ्रंट भी देना है, 15 to 13%, 30%। वो जो देना है आपने अपफ्रंट देना है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? 10 to 20। वो पैसे इधर से ही आ रहे हैं। वो पैसे जो है वो आप देखेंगे, जो पैसे जो है बाहर से फॉरेन रेमिटेंस जो अपने अजीज रिश्तेदारों को जो पैसे भेजते हैं वो उधर से ही पैसे आ रहे हैं और उधर ही प्लाटों में और इन्हीं चीजों में वो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस 40 to 50% पिछले 4-5 महीनों में बढ़ गई। एग्जैक्टली, डिमांड ड्रिवन वो पैसा देखिए पार्क हो रहा है और पैसे को अपना कोई ना कोई जगह चाहिए, तो वो पैसा पार्क हो रहा है, जितना खर्च हो सकता है खर्च हो रहा है, जितना पार्क होना होता है वो पार्क हो रहा है असल। और दूसरी बात देखें ग्रोथ की, हम 2-3 चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने 300 अरब रुपया तो दिया अपना ये जो टेम्परेरी क्या था टर्फ स्कीम में, ठीक है, उससे इंडस्ट्री आई। इस वक्त आपकी 6 महीने की प्रोडक्शन बिकी हुई है टेक्सटाइल की, एडवांस बिकी हुई है, ठीक।
लोगों ने उसमें 3% के ऊपर इंडस्ट्री अपना मशीनरी लगा के और लोन से और लोगों ने इंडस्ट्री लगाई। इसी तरीके से वो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में लोगों को पैसा मिला। इसी तरीके से 150 अरब रुपए के लोगों को रिफंड्स मिले जो कि पहले नहीं मिलते थे। तो ये इस दौर में पैसे इस तरीके से लोगों को मिले हैं जो लोगों ने एक तो इनकम भी बड़ी इन्वेस्ट किए हैं, दूसरे ये कि इंडस्ट्री में भी पैसा वो लगा है और उसी की वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और ओवरऑल आपका इकोनॉमी का साइज भी बढ़ा है। अब एक बात और मैं कहना चाह रहा था, पिछले दौर में जो कंजम्पटिव इकोनॉमी बनाई गई, शौकत अजीज साहब हमें खुद कहते थे कि जी आप तो शादी में 10 डिशें रखें, ज्यादा फंक्शन करें, ज्यादा खर्च करें, ज्यादा गाड़ियां खरीदें, ज्यादा एसी खरीदें। उनका मकसद क्या था? देखें, जब आपके मुल्क में उस वक्त चीजें अवेलेबल नहीं थी कि आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, इस तरह की सिचुएशन, तो लोकल डिमांड क्रिएट उन्होंने लोकल डिमांड क्रिएट करके आपका जीडीपी और लोगों का रोजगार बढ़ाने की कोशिश की। इसहाक डार साहब जो है उनके दौर में भी यही हुआ कि उन्होंने जो डॉलर को कम रेट पे रखा ताकि इंपोर्ट कम रहे, यानी इंपोर्ट का रेट कम रहे, और उसके नतीजे में इंपोर्ट लेड इकोनॉमी उन्होंने ड्राइव की, क्योंकि एक्सपोर्ट लेड हमारे पास था नहीं। इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम हमारा चेंज हो रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी अब फोकस और डायरेक्शन जो है वो एक्सपोर्ट पे है। अब वो इंपोर्ट को पहले उन्होंने स्क्वीज किया और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की, और जाहिर है कि अब हमारा जो शिफ्ट है वो एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है, और अभी हम देखेंगे और कुछ अरसे में कि हम एक्सपोर्ट पे हमारा शिफ्ट बढ़ता चला जाएगा। तो द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है इसको एक्सपेडाइट करने के लिए या तेज तर बढ़ाने के लिए क्या सीधा इकदाम हैं दैट यू रिकमेंड फ्रॉम यू सर? आप बताइए। कैपेसिटी बिल्डिंग स्टार्ट तो वहां से करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। उसमें एचआर की भी बात है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की भी बात है, और कैपिटल डेवलपमेंट की भी है। वहां से आपकी जब तक कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे आपकी कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव, एक्सपोर्ट की डिमांड कहां से आएगी? डिमांड तो बाहर से आएगी। ठीक है, जब डिमांड होगी वही चीज हम एक्सपोर्ट करेंगे। जिसकी डिमांड होगी, क्या हमें वो एबिलिटी है कि हम वो चीज कम्पिटिटिव प्राइस पर और कम्पिटिटिव क्वालिटी पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो एक बेसिक हमारे टास्क है। जब इस काबिल हम हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अदरवाइज हम जो मर्जी ट्रेड पॉलिसी बनाते रहे, शॉर्ट टर्म में आएगी, लेकिन मार्केटिंग जिस तरह मर्जी करते रहे, मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है अगर हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे इस क्वालिटी का उस प्राइस पे। ठीक है, कम्पिटिटिव बहुत इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हैं उसी तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप जब तक आप नहीं करेंगे, जो कि अभी भी हमारा जो बेसिक मेजर पोर्शन है वो टेक्सटाइल है, तो अगर हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी स्किल लेवल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो अकेले गवर्नमेंट के इंसेंटिव देने से एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम फॉरवर्ड। यस, वी हैव टू वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, आपको अपनी इक्विपमेंट को बेहतर करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आपको पैसा दे सकती है, अच्छे रेट्स पे इंसेंटिव दे सकती है एक्सपोर्ट करने के लिए, बट बाकी चीजें जो करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, वो मियाँ साहब हमारी बिजनेस कम्युनिटी का काम है। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना जी, मियाँ साहब इधर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, मेरे भाई क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूटी ऑफ लॉज नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि कल गवर्नमेंट की मेरी की पॉलिसी बिजली के बारे में क्या होगी, टैक्स के बारे में क्या होगी, मिनिमम वेज के बारे में क्या होगी, क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस करता हूं तो आई नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जो आप रिसेंट हिस्ट्री में देख रहे हैं, बांग्लादेश में आपके बिल्कुल नेबर्स में है, आप जो चीज आप इजीली सीख सकते हैं वो हम क्यों नहीं सीख? ठीक है, ठीक है। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया ऑन दैट नोट। मुफस्सिल मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। यूब साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मियां साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन हमने देखी, एंड हमने देखा कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के इकदाम हैं उसमें सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट कंपैरेटिवनेस के लिए अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्ड करना होगा। वो फील्ड्स आइडेंटिफाई करनी होगी जहां आप वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। बुनियादी अजनास से निकल के आपको वैल्यू एडेड सेगमेंट में जाना होगा। देन अगेन लेबर प्रोडक्टिविटी पे काम करना होगा। ओवरऑल पॉलिसी कंसिस्टेंसी, बिजनेसमैन ने यही कहा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को स्टेबलाइज करना या डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना। जिस तरह हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए मुख्तलिफ सेक्टर स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, टेक्सटाइल सेक्टर का, और कहा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी गाइडेंस दें आप बिजनेसमैन को ताकि वो लंबे अरसे के लिए तवील मुद्दती सरमायाकारी उन सेक्टर्स में करें। इसको मजीद फाल बनाने की जरूरत है इफ यू वांट टू अचीव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल भी हो और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस आपकी बरकरार रख सके। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अज़्म, इत्तेहाद, जस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। आजादी इजहार राय के जमहूरी तकाजे और खबर बयानी के मुख्तलिफ अंदाज बयान में महारत और हालात से आ रही है पहली तवाज़ुन बयानिए पर मबनी आरा उन फर्कों को हटाती है जो कसरत राय की बदौलत बेयकीनी का बायस बनती मेरा अजीम बेटा अजमत का निशान चढ़ते सूरज की तरह हमारे कबीले में आ गया। क्या तुम अर्तुगरुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो? यहाँ का जिम्मेदार मैं हूँ। नाम है अलमिला खातून, एक ताजिर हूँ। उगदाई खान ने हमले की जिम्मेदारी किसको तफवीज़ की है? मैं दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाऊं, वो मेरा पीछा करते हुए वहां तक भी पहुंच जाएगा। दुनिया झुकती है जब आप में जज्बा, दुनिया सलाम करती है जब आप में सलाहियत हो, दुनिया मानती है जब आप मुश्किल से लड़ जाते हैं। पाक सरजमीन के रखवालों की यही शान पाक सरजमीन के बसने वालों का मान है। 12 जाबाज टीमें, 60 तवील और कठिन घंटे, 30 किलोमीटर दुश्मन जैसे इलाके में, हर लम्हा नए चैलेंजेस, हर पल
पहले से मुश्किल तर। किसकी होगी जीत, कौन करेगा गोल्ड अपने नाम। 60 hours to glory। का उजाला रहे, भट्टी की अपना हवाला रहे। यकी का उजाला रहे, भट्टी की अपना हवाला रहे। देखे हाथों को हम ये दुआ है सदा, रोशनी का उजाला रहे, अपना हवाला रहे। देखे हाथों को हमने दुआ है सदा, रोशनी का सबसे वाला रहे। सपनों में यकीन का उजाला रहे।